टाइटैनिक जैसा विशाल और इतिहास की सबसे बड़ी एयरशिप की लैंडिंग देखने के लिए उस दिन न्यू जर्सी में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कई न्यूज़ रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स भी मौजूद थे उस शानदार नज़ारे को कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन किसको पता था वो नज़ारा शानदार होने के बजाय एक खतरनाक रूप ले लेगा। लैंडिंग से पहले ही उस एयरशिप में एक धमाका हुआ और 34 सेकंड के अंदर सब कुछ जलकर राख बन गया। आखिर क्या वजह थी उस विशाल एयरशिप में आग लगने का? वाकई में क्या ये कोई एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे छिपी है कोई कॉन्स्पिरेसी? चलिए समझते हैं LZ-129 हिंडनबर्ग क्रैश मिस्ट्री को। Get it started, get it started. It's fighting and it's crashing. Not quite to the mooring mast. All the humanity, all the tragedy. साल 1930 पूरी दुनिया एक ग्रेट डिप्रेशन में थी। एक तरफ वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था और दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 की तैयारी चल रही थी। लेकिन एयरशिप कंपनियों के लिए ये टाइम एक गोल्डन एज था और इसका बेताज बादशाह था जर्मन एयरलाइन कंपनी ज़ेपेलिन। 1931 में ये कंपनी एक प्रोजेक्ट शुरू करता है जिसमें वो LZ-129 हिंडनबर्ग एयरशिप को बना रहे थे। इस एयरशिप को बनाने के पीछे काफी सारे रीजंस थे, कई पॉलिटिकल रीजंस भी था, लेकिन सबसे बड़ा रीजन था ज़ेपेलिन कंपनी अपने कंपटीटर्स के सामने खुद को सबसे एडवांस और पावरफुल दिखाना चाहता था। कई सारे फेलियर्स और चैलेंजेस को फेस करने के बाद 1936 में जाके ये बनकर तैयार हुआ। 4 मार्च 1936 को ये जायंट एयरशिप पहली बार टेस्ट फ्लाइट के लिए आसमान में उड़ता है। लेकिन कुछ माइनर प्रॉब्लम्स की वजह से ये कमर्शियल यूज क्राइटेरियाज को पास नहीं कर पाता। सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के बाद मार्च 23 को ये दोबारा उड़ता है टेस्ट फ्लाइट के लिए। इस बार सारे क्राइटेरियाज को पास कर जाता है और सर्टिफाइड हो जाता है कमर्शियली यूज करने के लिए। इसका लेंथ देखा जाए तो 245 मीटर। आज तक का सबसे बड़ा पैसेंजर्स प्लेन है एयरबस A380 जिसका लेंथ है 73 मीटर, यानी 3 एयरबस से भी 26 मीटर ज़्यादा बड़ा है ये हिंडनबर्ग। आसमान में उड़ने के लिए इसके ऊपर की हिस्से में 16 अलग अलग गैस सेल्स थे जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ था। हालांकि एयरशिप में हाइड्रोजन गैस के बदले हीलियम गैस का यूज किया जाता था क्योंकि हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल गैस होता है। लेकिन उस टाइम पर हीलियम गैस की सप्लाई नहीं था, इसलिए मजबूरन हाइड्रोजन गैस को ही यूज करना पड़ा। शिप की नीचे के हिस्से में था पैसेंजर्स डेक। इस पैसेंजर्स डेक में था एक लग्जरी डाइनिंग रूम, एक लॉन्च जिसमें एक लाइट वेट पियानो भी था। आसमान से नीचे का नजारा देखने के लिए बड़े बड़े ग्लास विंडोज थे। पैसेंजर्स रहने के लिए केबिन, बाथरूम्स, टॉयलेट्स, इसके अलावा एक बार भी था। ऑन बोर्ड किचन जहां हाई क्लास होटल स्टैंडर्ड्स खाना भी मिलता था। मतलब आसमान में उड़ता हुआ एक 5 स्टार होटल। 3 मई 1937 को हिंडनबर्ग एयरशिप जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से टेक ऑफ करता है। उसको जाना था अटलांटिक ओशियन के दूसरी ओर अमेरिका न्यू जर्सी में। इसमें 36 पैसेंजर्स और 61 क्रू मेंबर्स थे। अटलांटिक ओशियन के ऊपर से उड़ते हुए 3 दिन बीत चुका था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। सारे पैसेंजर्स उस सफर को एंजॉय कर रहे थे। टेक ऑफ के 3 दिन बाद 6 मई 1937 को हिंडनबर्ग अमेरिका में पहुंचता है। लैंड करना था न्यू जर्सी के लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन पर, लेकिन तभी मौसम खराब होने लगा और तेज हवाएं चलने लगी। कुछ ही देर में बारिश और बिजली गिरना भी शुरू हो गया। कैप्टन मैक्स प्रूस एक एक्सपीरियंस्ड एयरशिप कमांडर थे। उन्होंने डिसाइड किया जब तक मौसम ठीक नहीं होगा तब तक लैंड नहीं करेंगे। कई घंटों तक आसमान में ही घूमने के बाद जब मौसम साफ हुआ तब उन्होंने लैंडिंग करने का सोचा। एयरशिप की लैंडिंग करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। पहले नीचे रस्सियां फेंका जाता है ऊपर से। ग्राउंड में मौजूद क्रू मेंबर्स उस रस्सी को पकड़ के शिप को खींच के डॉकिंग पॉइंट पे लेके आते हैं। धीरे धीरे हिंडनबर्ग नीचे आने लगा, ऊपर से रस्सियां भी फेंका गया। वहां पर मौजूद सब लोग इस नज़ारे को देख रहे थे। कई सारे न्यूज रिपोर्टर्स इसको रिकॉर्ड भी कर रहे थे। लेकिन अचानक जहाज की पीछे की तरफ एक स्पार्क निकलता है और फिर एक धमाका। पलक झपकते ही पूरे एयरशिप में आग लग जाता है। हिंडनबर्ग बुरी तरह से क्रैश हो जाता है। 34 सेकंड के अंदर पूरा एयरशिप जलकर राख बन जाता है। किसी चमत्कारी रूप से जहाज पर सवार सारे लोग नहीं मरे थे। 97 लोगों में से 62 लोग बच गए थे इस हादसे से। कईयों ने क्रैश होने से पहले ही ऊपर से कूद गए थे नीचे, लेकिन 13 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। ये क्रैश दुनिया हिला के रख दिया और एक बड़ा कंट्रोवर्सी पैदा किया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और मेनली 2 थ्योरी सामने आया। पहला है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हिंडनबर्ग एयरशिप नाजी सरकार का एक स्थान था, एक फ्लोटिंग प्रोपेगेंडा मशीन। कईयों का मानना है दुश्मन
दुश्मनों के लिए इसे तबाह करने का मतलब नाज़ी सरकार के गौरव को ठेस पहुंचाना था। इसलिए हिटलर के दुश्मनों ने उस एयरशिप के अंदर बॉम्ब लगवाए थे। कईयों का ये भी मानना है हिटलर खुद ही उस एयरशिप में बॉम्ब लगवा के ब्लास्ट करवाए थे दुश्मनों पर उसका ब्लेम डालने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है इतने सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे ये बात साबित हो सके कि हिंडनबर्ग बॉम्ब की वजह से क्रैश हुआ था। दूसरा है स्टैटिक इलेक्ट्रिक थ्योरी। हिंडनबर्ग की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसके अंदर का ढांचा यानी फ्रेम जो था एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया गया था इसे हल्का और मजबूत बनाने के लिए, और बाहर से कॉटन की कपड़े से इसे कवर किया गया था। उस कपड़े को एल्यूमिनियम पाउडर से कोटिंग किया गया था ताकि धूप लगने पर चमकता सिल्वर जैसा दिखे। एल्यूमिनियम कोटिंग करने का और एक रीजन भी था, ये सूरज की धूप को एब्जॉर्ब कम करता था और रिफ्लेक्ट ज्यादा करता था, जिससे अंदर में मौजूद हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर हमेशा कम रहता था। अंदर की फ्रेम को बाहर की कॉटन स्किन से अलग किया गया था और शायद फ्रेम और कपड़े के बीच वो छोटा सा गैप ही इतना बड़ा क्रैश का मेन रीजन था। लैंडिंग से पहले हिंडनबर्ग घंटों तक बारिश और तूफान में घूम रहा था, जिससे एयरशिप की उस कॉटन स्किन पर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हुआ था। उस स्टैटिक इलेक्ट्रिक को बस एक अर्थ कनेक्शन चाहिए था ग्राउंड में जाने के लिए। लैंडिंग के दौरान जब भीगी रस्सियां नीचे फेंका गया तब अंदर की फ्रेम तो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो गया, लेकिन कॉटन स्किन और फ्रेम के बीच गैप रहने की वजह से स्किन में मौजूद इलेक्ट्रिक डायरेक्टली ग्राउंड में नहीं जा पा रहा था। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज कॉटन स्किन से फ्रेम में जंप किया और एक छोटा सा चिंगारी पैदा किया। ठीक जैसे आसमान से बिजली गिरने पर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक लाइटनिंग होता है, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर हुआ और पलक झपकते ही हाइड्रोजन सेल्स में आग लग गया। जो लोग हिंडनबर्ग को देखने आए थे उनका कहना है आग लगने से पहले शिप की टेल साइड पर एक स्पार्क दिखा था। दोनों थ्योरीज में से स्टैटिक इलेक्ट्रिक थ्योरी को ही ज्यादातर लोग सच मानते हैं, क्योंकि वहां पर आई विटनेस था, लोगों ने देखा था स्पार्क लगते हुए। कईयों ने जेपलिन कंपनी को ही ब्लेम किया था इस हादसे के लिए, क्योंकि शिप की डिजाइन में ही फॉल्ट था। इस हादसे के बाद एयरशिप के ऊपर से लोगों का भरोसा चला गया। एयरशिप्स को लोगों ने एक अनसेफ ट्रांसपोर्ट मान लिया था। इसी मौके पर बोइंग और डॉगलस जैसे एरोप्लेन कंपनीज कमर्शियल फ्लाइट्स भी बनाना शुरू कर दिया था। भले ही ये ज्यादा पैसेंजर्स को एक साथ नहीं ले सकता था, लेकिन लोगों को ये ज्यादा सेफ लग रहा था। अगले ही कुछ सालों में एरोप्लेन्स एयरशिप्स की मार्केट को पूरी तरह कैप्चर कर लिया था और एयरशिप्स का टाइम वहीं पर खत्म हो गया था। लेकिन हाल ही में हाइब्रिड एयर व्हीकल्स नाम से एक यूके का कंपनी एयरशिप्स को दोबारा मार्केट में लाने की तैयारी कर रहा है। सारे सेफ्टी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एयरलैंडर 10 नाम से एक एयरशिप भी बना चुका है जो 100 पैसेंजर्स को एक साथ लेके उड़ सकता है। कंपनी का कहना है साल 2029 तक ये मार्केट में आ जाएगा। साल 2029 में एक और शॉकिंग चीज भी आ सकता है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जिसके बारे में आप डिटेल में देख सकते हो इस वीडियो में क्लिक करके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।